हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गया हूँ आपको के लिए एक नया वीडियो लेकर के, और ये वीडियो जो है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है मई में, अभी से बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है, रिकमेंडेशन आ रहा है कि सर ऐसे टॉपिक्स बताइए जो कि काफ़ी ईजी हो और काफ़ी कन्फ्यूज़न आती है उन टॉपिक्स में, और जो एग्ज़ाम में है पक्की बात की वो वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सो अभी एक टॉपिक उठाया है मैंने जो कि आपको पार्टनरशिप फर्म जो है, अकाउंट का बुक 1 का जो लास्ट चैप्टर है, उसमें जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किया जाता है तो उसके लिए एक चैप्टर है विच इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो उसमें एक रियलाइजेशन अकाउंट टॉपिक है जो कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है। सो मैं इस वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, राइट। सो बिना किसी डिले किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को बैलेंस शीट गिवन होता है क्वेश्चन में, राइट। और बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज होती हैं और राइट हैंड साइड में एसेट्स होते हैं। इन एसेट्स में बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, उनमें से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हम तो कौन कौन से एसेट्स को सबसे पहला काम हमारा होता है स्टेप 1, एसेट्स को गो थ्रू करते हैं। उन एसेट्स में से जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स होते हैं, आई रिपीट, रियलाइजेबल एसेट्स जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब सवाल यह है कि रियलाइजेबल एसेट्स होते कौन कौन से हैं। तो रियलाइजेबल एसेट्स बताने से पहले आपको एक बार मैं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बता देता हूं। ये आपको सामने दिख रहा, डेबिट साइड में जो है आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट, फिर जो है क्रेडिट साइड में सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। सो एसेट्स में से कौन कौन से एसेट्स जो है रियलाइजेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइजेबल है क्योंकि आप इसको बेच के कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, फिर है फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, गुडविल एंड बिल्स रिसीवेबल। इसके अलावा प्रीमाइसेस भी कभी कभी देखने को मिलता है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ रियलाइजेबल एसेट्स। तो सबसे पहले एसेट साइड में से रियलाइजेबल एसेट्स को दिस साइड सॉरी, तो आप डेबिट साइड में रियलाइजेबल एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। ये पहला काम होगा। दूसरा काम, लायबिलिटी साइड में से जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं, जिनको आपको पे करना होता है। दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है फर्म का खुद का पैसा, ओनर का खुद का पैसा लगा हुआ जो कि कैपिटल है, रिजर्व है और प्रॉफिट है। ये तीन चीज जो होती है वो इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आउटसाइडर को पेमेंट की जाती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो उसे ट्रांसफर करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब ये क्या क्या हो सकते हैं उसका लिस्ट मैंने दे रखा है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन। अच्छा, लोन में क्या होता है, कभी कभी बैंक लोन दिया होता है और कभी कभी जो है पार्टनर्स लोन होता है। सो पार्टनर्स लोन यहां नहीं लिखते, वो डायरेक्टली जो है पेमेंट करते हैं उनकी। लेकिन पार्टनर्स के वाइफ का लोन कभी कभी दे रखा होता है, राइट। पार्टनर के ब्रदर का लोन दे रखा होगा, सो उसे ट्रांसफर करेंगे क्योंकि पार्टनर की जो वाइफ होगी शी विल कंसिडर एज आउटसाइडर, राइट। तो उसकी पेमेंट करेंगे। तो पार्टनर्स, मिसेज, जैसे पार्टनर ए है, मिसेज एज लोन होगा तो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ए का लोन होगा तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, और बैंक लोन होगा तो ट्रांसफर करेंगे। सो लोन्स। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो भी ट्रांसफर करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हम कैश क्रेडिट भी कहते हैं, वो भी ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, दो ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, दे आर नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बट उनको भी वाइल प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट आप ट्रांसफर करते हो। अगर ट्रांसफर नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, राइट। दे आर नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये जहन में बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए इस चीज को। दो ऐसे एंट्रीज होते हैं, दे आर नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बस उसके बावजूद भी ट्रांसफर करते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो, ठीक है। विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
इन दो एंट्रीज जो कि आपके एक्सटर्नल नहीं है उसके बावजूद हम ट्रांसफर करते हैं। सो सबसे पहले आपने रियलाइजेबल एसेट्स को ट्रांसफर किया था, विच आर दीज। फिर हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, इनमें से कोई भी दे रखा होगा, सारे तो होंगे नहीं, इनमें से जितने भी होंगे उनको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे जो कि आपके बैलेंस शीट के नीचे क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसके अगले वाले जो वीडियो मैं डालूंगा उस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा। एडजस्टमेंट्स आपको पता भी होगा, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। नीचे जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो आपको इंस्ट्रक्ट करती हैं कि इन एसेट्स से कितना कितना रियलाइज हुआ। अब सवाल ये है कि एसेट्स से कैसे रियलाइज होता है। तो एसेट्स हमारा दो तरीके से रियलाइज हो सकता है, एक आपको कैश मिल सकता है और दूसरा कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है। दो ही तरीके से एसेट्स रियलाइज होते हैं, राइट। सो अगर मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये कैश रियलाइज होते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, बाई कैश ट्रांसफर इस तरफ करेंगे डेबिट साइड में, और उसे जो कैश रियलाइज होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ध्यान रखना है। बाई कैश के अंदर जितने भी एसेट्स होंगे उसको इंडिविजुअली लिखेंगे जितना रियलाइज हुआ। अब कितने का एसेट था, मान लीजिए 1 लाख की लैंड बिल्डिंग थी और नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि उससे 80,000 रियलाइज हुआ, तो अब ट्रांसफर तो 1 लाख करोगे, लेकिन यहाँ कैश में जो ट्रांसफर करोगे वो 80,000 ही करोगे। कितने का था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना उससे रियलाइज हुआ। इन द सेम वे मान लीजिए डेटर्स को किसी पार्टनर ने ले लिया तो इससे कैश रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो उस पार्टनर का नाम लिख देंगे। तो उसके लिए लिख देंगे बाई पार्टनर्स नेम। मान लीजिए ए ने ले लिया तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे डेटर्स, ले लिया उसने, टेक ओवर कर लिया। इस तरीके से जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल दे रखा होगा बैलेंस शीट के नीचे, वैसे एसेट्स को आप रियलाइज कर दोगे। पहले ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में उसको क्या करोगे, रियलाइज कर दोगे, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे मान लीजिए बेटा बिल्स रिसीवेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपने ट्रांसफर तो कर दिया है लेकिन रियलाइज होने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इससे कैश रियलाइज हुआ या किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया। इन दैट केस हम ये मानकर चलते हैं कि बिल्स रिसीवेबल से कुछ रियलाइज नहीं हुआ। इन दैट केस आप सिर्फ एक बार यहां पे ट्रांसफर कर दोगे बट रियलाइज करने की एंट्री नहीं करोगे। आई रिपीट, इफ देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं है क्वेश्चन में, तो आप यहां पे यानी कि दूसरी बार जो एंट्री करते हैं, दो तरीके से रियलाइज होने वाला एक कैश या पार्टनर का नाम, वो एंट्री नहीं करेंगे। एक बार ट्रांसफर करके उस एंट्री को भूल जाएंगे। अब आइए बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज की। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो आपने ट्रांसफर करी है, अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट के नीचे गिवन होगा कि कैसे पेमेंट करनी है। अगर क्रेडिटर्स की पेमेंट कैश में हो रही है तो टू कैश करके यहां पे क्रेडिटर्स लिख देंगे। फिर जो है बिल्स पेबल की पेमेंट भी अगर कैश में हो रही है तो कैश के अंदर लिख देंगे। या फिर अगर किसी लोन या किसी एक्सपेंसेस की पेमेंट अगर पार्टनर करता है तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। टू, जैसे बी ने पेमेंट कर दिया तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मान लीजिए लोन है तो लोन लिख देंगे। तो इंफॉर्मेशन गिवन होगा कि कैश में पेमेंट हो रही है या फिर किसी पार्टनर ने पेमेंट किया है। अगर कैश में पेमेंट होगी तो टू कैश के अंदर लिखेंगे, और अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर देगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। क्लियर है? अब मैंने आपको एक बताया था बात कि बिल्डिंग एसेट्स में से अगर किसी एसेट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं कह रहा कि कितना रियलाइज हुआ तो हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे? जी नहीं। अगर आपकी कंपनी, आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा तो जो आपका लायबिलिटी, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, देनदार है जो आपका, वो आपके सर का बाल नोच जाएगा। वो किसी भी हाल में आपसे पैसे लेकर जाएगा। सो इफ देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सो उसकी फुल पेमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट के पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे 10,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट था तो यहाँ टू कैश में 10,000 की पेमेंट कर देंगे।
So if there is no information regarding payment of external liabilities, will make full payment. इस तरह से आप जो है बैलेंस शीट के आइटम को पहले ट्रांसफर किया और एक एक करके एडजस्टमेंट्स को फॉलो किया। सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के लिए आप क्रेडिट साइड का सम यहां पे लिख लेंगे और डेबिट साइड का सम बेसिकली आप ये फॉर्मेट में नहीं, कहीं रफ में लिख लीजिएगा क्रेडिट साइड का सम। उस तरीके डेबिट साइड का सम भी कहीं पे लिख लीजिएगा। अगर क्रेडिट साइड का सम ज़्यादा है तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वही लिख देंगे, और क्रेडिट का ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। शॉर्टफॉल इस तरफ है ना, ये साइड ज़्यादा है तो इसका सम अगर मान लीजिए 1 लाख आ रहा, इसका सम आ रहा 1,50,000, यानी कि ये साइड ज़्यादा है, राइट, 1,50,000। तो 50,000 क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे टू प्रॉफिट 50,000 लिख देंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को बांट देंगे। इन द सेम वे अगर ये साइड 2 लाख है और ये साइड 3 लाख है, इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है तो 1 लाख का लॉस आ रहा, तो बाय लॉस और पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और इस तरह से इजीली आप रियलाइजेशन अकाउंट बना करके 6 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। एक बात का और ध्यान रखिए कि इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, आप लोगों को पता ही है कि प्रॉफिट जो है इक्वली पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। सो ये है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कंप्लीट फॉर्मेट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होती है, बट उसको ट्रांसफर हम करते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती हैं, अगर पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो फुल पेमेंट करते हैं। लेकिन इन दोनों यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ट्रांसफर कर देते हैं और भूल जाते हैं, उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। ना तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगा और ना ही आप पेमेंट करोगे। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं उनको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे और नहीं तो फुल पेमेंट करोगे, लेकिन इन दोनों की पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो इसको बार बार गो थ्रू कीजिए, एक बार फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। इस पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपको। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो बेनिफिटेड हो सके और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके वो बच्चे, राइट, जो जिन बच्चों को इन टॉपिक्स में दिक्कत है। और भी लगातार वीडियोस लेके आऊँगा, सो इस चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि अपडेट्स आते रहे आपको। ओके, थैंक यू सो मच।